अनइंस्टॉल क्या करना है आपने? सर अगर ये इंस्टॉल्स प्रॉपर्ली तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अनइंस्टॉल कर लूँ और फिर रीइंस्टॉल कर लूँ। इसमें कोई इंस्टॉलेशन का मसला तो नहीं है, इसमें सिर्फ ऐड का जो पाथ होता है वो ऐड करना होता है, इससे इंस्टॉलेशन इट डजंट मीन कि कोई फाइल इसमें कॉपी पेस्ट हो रही है। वो तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, वो तो इंस्टॉलेशन डजंट मीन कि इट्स लाइक इंस्टॉलेशन। अनइंस्टॉल इसमें कुछ भी चीज़ नहीं होती। पहली चीज़ से चेक करो ना उसमें सेट पाथ किधर है, मैटलैब कहाँ है, वेट सेकेंड। उसका सेट पाथ देखा है, पाथ अवेलेबल है कि नहीं? सर मैं उसको दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। यार उसमें ऑप्शन में जाओ ना, उसमें एक सेट पाथ का उसमें पाथ आना चाहिए बस। बाकी फाइल बना ली थी इसकी? सर फाइल कौन सी? मतलब जो इसमें नेटवर्क वगैरह डिफाइन करते हैं, उसकी ब्रांचेस वगैरह सारी। जी सर सब कुछ हो गया, बस ये टेस्टिंग के लिए ये वाली फाइल बनाई थी, मसला आता है। हम्म, क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे इस वक्त? जी सर मैटलैब शो हो रहा है। इसमें जाओ ना सेट पाथ। सेट पाथ में इसमें मैंने इंस्टॉल किया कि नहीं किया? मेरे ख्याल से इसमें इंस्टॉल नहीं है। ये जो मैट पावर है ना, इसमें ये वाली फाइल रन करनी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 था। टेस्ट केस रन करना है, यस। ठीक है, ये सब ओके कर देगा आपको। इस तरह ब्लैक बोल्ड हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जी जी आपके सर आखिर में सक्सेसफुल आ गया था मेरा। नहीं, मैट पावर है जो अभी आपके पास लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ऐसे बोल्ड हो रही हैं कि नहीं हो रही, हाईलाइट हो रही हैं वहाँ पे कि नहीं? जी सर होनी है। तो फिर आपने सेंटेक्स सही नहीं डाला होगा। सर वो सिंटेक्स तो मैं 4-5 दफा वेरीफाई कर चुका हूँ, मैं फिर भी दोबारा इसको इंस्टॉल करके एक बार और चेक कर लेता हूँ। इसको आप चेक करें, वो सिंपल मैसेज यही है कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइन। इसका मतलब वो फाइंड कोई वेरिएबल आपने गलत डाला होगा उसमें, फंक्शन जो है ना। नॉट श्योर क्योंकि सिंटेक्स आपने कहाँ से कॉपी किया। ये लिखा है अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एम ऑप्शन, ये एस होगा पता नहीं मेरे ख्याल से। लेट मी चेक। आप इसको उड़ा भी दें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिलीट कर दें, ये इसको डिफाइन करना जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट भी आप ये खाली फंक्शन रन करेंगे, रन हो जाएगा। ठीक है। जी सर मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, एम फाइल
You don't need to just write this file, हो जाएगा. You can just run this like this. Let me check कि अगर ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो उसका क्या सिंटैक्स होगा. असल में वो यहाँ पढ़ा नहीं हुआ, घर पे है शायद. सर आप यूनिवर्सिटी में? हाँ मैं यूनिवर्सिटी में. सर मैं भी यूनिवर्सिटी आया हूँ. यार ये फंक्शन है MP ऑप्शन, ठीक है. अगर आपने यही डाला है तो चलना चाहिए. सर आपको दिखा लूँ लाकर? अभी नहीं, क्लास के बाद. चलें, इसको देख लीजिएगा, बगैर इस फंक्शन के भी चल जाएगा वो, अगर आपको ऑप्शन का प्रॉब्लम दे रहा है ना, या तो आपने लाइब्रेरी सही नहीं डाली हुई. ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं लाइब्रेरी किस तरीके से डालनी है. फॉर एग्जाम्पल सेट पाथ है ना, यहाँ पे होना चाहिए कोई पाथ. ये देख रहे हैं, ये पाथ एट दी एंड स्क्रीन शेयर हो रही है. जी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है. जब सेट पाथ चेक करोगे ना, तुम्हारे पे ये देखो सारे पाथ जो है ना लाइब्रेरी के मैट पावर के, यहाँ से यहाँ तक, ये सब विजिबल होने चाहिए. अगर ये लाइब्रेरी एड्स नहीं है इस पाथ के अंदर तो वो उस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, यानी कि फाइंड आउट नहीं करेगा. जो अभी जो मैसेज है वो अनडिफाइंड का फंक्शन, मकसद यही है कि वो फाइंड आउट नहीं कर रहा है इस फंक्शन को. जस्ट वेरीफाई दैट. सर सेट पाथ वाली स्क्रीन है ना वो शो नहीं हो रही. सेट पाथ की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? अब आ रही है? जी सर अब आ रही है. तो ये जो फंक्शन जैसे मैंने लिखा ना, मेरे में मैट पावर की ये पाथ है, तो आपका ये पाथ आना चाहिए मैट पावर का. ओके ठीक है सर. ओके सर. चलें थोड़ा रिकॉल करें लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था. जी बताइए. जी हुज़ैफा. साकिब आवाज आ रही है आपको? सर जी हुज़ैफा क्या हुआ? सर मैं कह रहा हूँ मैं लास्ट क्लास में नहीं था सर. लास्ट क्लास में नहीं था? चलें, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास सिंपल अगर सिस्टम हो जिसमें जनरेशन और आपके पास लोड कनेक्टेड है, लोड से मुराद मोटर अगर है, तो उसकी क्या मैथमेटिक्स, क्या किस तरीके से हम उसको शॉर्ट सर्किट करंट जो सब ट्रांजिएंट करंट है उसकी इक्वेशंस को हम ड्राइव कर सकते हैं. और उसमें हमने दोनों चीज़ें देखी थी कि अगर हमारे पास उसमें दो मेथड्स थे. एक तो फॉल्ट प्री फॉल्ट वोल्टेज को यूज़ करते हुए किस तरीके से कैलकुलेट करनी है हमने शॉर्ट सर्किट करंट, और वन ऑफ द ऑप्शन था कि हमने इंटरनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर जो है फाइंड आउट करने हैं बिफोर कैलकुलेटिंग द मतलब टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट. तो दो. एक्सक्यूज मी सर. जी बताएं. सर मैं ये पूछ रहा था कि आज जो हमने असाइनमेंट आपको जमा करवाना था वो इंडिविजुअल ही है ना? अभी असाइनमेंट की बात, अब क्लास शुरू होगी, अब आप सेकंड की बात कर रहे हो, बाद में करना बात. चलें ठीक है सर.
अच्छा, अब ये है कि हमने ये कि हमारे पास जो एग्जांपल थी, ये हमारे पास एक जनरेटर है, इसमें ट्रांसमिशन लाइन है एंड देन वी हैव अ मोटर। इट्स वेरी सिंपल। तो हमने इसमें देखना था कि किस तरीके से हम जो है शॉर्ट सर्किट करंट जो कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो इसकी सिंपल इक्वेशन हमने डराइव की थी और हमने ये फाइंड आउट किया था कि अगर हम इसमें स्टेडी स्टेट लोड फ्लो करंट को भी कंसिडर करेंगे तो किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट होगा सिस्टम में। तो आज हमने यही इसी जो सर्किट की जो एनालिसिस हमने की थी लास्ट क्लास में, उसका हम न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे आज। ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस विल बी यूज्ड। तो अगर हो सकता है आपने प्रैक्टिस की हो। ये बेसिकली बुक की एग्जांपल है, आप बुक को भी कंसल्ट कर सकते हैं बाद में। तो इसमें जो एक एग्जांपल है हमारी, वो उसमें ये बताते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंक्रोनस जनरेटर एंड अ मोटर दैट आर रेटेड 30 MVA, यानी कि दोनों की जो पावर रेटिंग है वो 30 MVA है और जो नेटवर्क वोल्टेज है दैट इज 13.2 किलोवाट्स। और इसकी जो दोनों चीज़ें हैं, जनरेटर और मोटर, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक तकरीबन सेम है और उनके दरमियान जो इन दोनों की जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो 20% है इन पर यूनिट। और जो लाइन कनेक्ट कर रही है इन दोनों को, जनरेटर और मोटर को, उसकी जो रिएक्टेंस है वो 10% है बेस ऑफ द मशीन रेटिंग, यानी कि इस की बेस के ऊपर हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस है वो 10% है उसकी। अब यहाँ पे जो उसकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से है कि मोटर जो है वो ड्रॉ कर रहा है 20 MVA। ठीक है। तो तकरीबन ये 20,000 किलोवाट 20 MVA बनता है और इसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। और यहाँ पे हमने डिटरमाइन करना है और ये भी बताया गया है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वो तकरीबन ऑपरेट हो रहा है एट 12.8 किलोवाट के ऊपर। ठीक है। तो जब फॉल्ट आता है तो उस वक्त हमारे पास जो मोटर के टर्मिनल पे वोल्टेजेस हैं वो 12.8 किलो वोल्ट है। सो ये हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज हो जाएगा। और हमने ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सब ट्रांजिएंट करंट इन द जनरेटर एंड मोटर एंड द फॉल्ट लोकेशन यूजिंग इंटरनल वोल्टेज ऑफ द मशीन। तो इसके अगर स्कीमेटिक डायग्राम बनाई जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगी। वी हैव अ जनरेटर ओवर हियर, वी हैव अ बस बार, देन ट्रांसमिशन लाइन एंड देन वी हैव अ मोटर। सो इट्स वेरी सिंपल। इन दोनों की जो पावर रेटिंग है वो 30 MVA है। तो दिस इज आल्सो 30 MVA। और इन दोनों की जो पर यूनिट में आपके पास जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है वो 20% है, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। ठीक है। 0.2 पर यूनिट आ जाएगी दोनों की। ये कैलकुलेशन हम पर यूनिट में परफॉर्म करेंगे तो इट इज क्वाइट इजी टू परफॉर्म इट। अच्छा, दूसरी इसमें क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो इम्पिडेंस है वो 10% है ऑफ द बेस। ठीक है। यानी कि उसकी हमें इम्पिडेंस ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पर यूनिट में यूज करेंगे तो हमारे पूरे सिस्टम की अगर बेस पावर की बात करें तो हम क्या चूज करेंगे इसमें, एस बेस वुड बी इक्वल टू 30 MVA और हमारे पास यू बेस जो होगी वो दैट वुड बी 13.2 K। तो अगर हम रियल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन करें तो हमें इस बेस वैल्यू को कैलकुलेट करके तमाम पैरामीटर को SI यूनिट या ओम्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदर वे अराउंड चूंकि पूरे सिस्टम की बेस बराबर है तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पिडेंस है वो डायरेक्टली 10% यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले फॉल्ट वोल्टेज को उसके जो मैग्नीट्यूड है उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फॉल्ट वोल्टेज है वो 12.8 किलो है और जो रेटेड वोल्टेज होंगे, जो बेस वोल्टेज है दैट वुड बी 13.2 किलो। तो जो फॉल्ट वोल्टेज है वो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 0.97 पर यूनिट। इस चीज़ को नोट करें, जाहिर सी बात है हमने लोड फ्लो एनालिसिस में फाइंड आउट किया था कि हमारे सिस्टम में अगर एनालिसिस करनी है तो हमें एक रेफरेंस बस चाहिए होती है और उस रेफरेंस बस के ऊपर जो फेज एंगल होगा वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल है वी कैन, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरह डिफाइन करें। तो यहाँ पे हम रेफरेंस एंगल डिफाइन कर रहे हैं फॉल्ट वोल्टेज के ऊपर। उसकी वजह ये है कि अभी हमें इस जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज मालूम नहीं है और ना ही हमें उसके इंटरनल वोल्टेजेस हमें उसके बोथ हैंड के मालूम है। तो इस ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस।
वी हैव अ वोल्टेज सोर्स, वी हैव इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है ये आपका इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर है। फिर ये आपके पास इंडक्टेंस आ जाएगी फॉर ट्रांसमिशन लाइन, एंड देन वी हैव एन इंटरनल रिएक्टेंस यानी कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस ऑफ द मोटर, एंड देन वी कैन से दैट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमने फॉल्ट कैलकुलेट करना है तो हमें इस टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं एज वेल एज एट दिस पॉइंट, ठीक है। ना ही हमें इस पॉइंट के ऊपर भी वोल्टेज मालूम है, तो हमें सिर्फ प्री फॉल्ट वोल्टेज मालूम है, तो एंगल हम इसका रेफरेंस के तौर पे 0 ले लेते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और इट डजेंट मैटर कि एंगल इस वक्त क्या है, क्योंकि वो सिस्टम में कोई इतना खास इम्पैक्ट शॉर्ट सर्किट एनालिसिस में नहीं करता। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस करंट, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन मालूम हो तो इक्वेशन हमारी क्या बनती है जनरेटर की, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, क्योंकि हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, दैट वुड बी इक्वल टू द फॉल्ट वोल्टेज यानी प्री फॉल्ट वोल्टेज आप कह सकते हैं, प्लस जे impedance of a transmission line plus impedance of the generator, and then the load current। डेरिवेशन में करते हुए मैंने इसको स्प्लिट भी किया था। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था जो जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज है वो बराबर होगा फॉल्ट वोल्टेज के प्लस जे ट्रांसमिशन लाइन की रिएक्टेंस और स्टडी स्टेट करंट, लोड फ्लो करंट। तो ये टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, और इसी को यूज करके आप इंटरनल वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं जनरेटर का। So it doesn't matter, you use this equation or you can split these two part। तो इसमें आपके पास आ जाएगा V टर्मिनल वोल्टेज प्लस J इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर, और ये हमारे पास लोड करंट आ जाएगा। So we can use either these two equation as well। So for that we know the fault voltage हमें मालूम है, लेकिन हमें लोड स्टडी स्टेट लोड करंट मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे बेस करंट, ठीक है। क्योंकि हमने पर यूनिट क्वांटिटी में कैलकुलेट करना है, तो बेस करंट के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाती है 30 MVA डिवाइडेड बाय 13.2 के बेस वोल्टेजेस, और स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 U इंटू आई। अच्छा जी, अब लोड करंट कैलकुलेट करना है। लोड करंट का फार्मूला यहाँ पे क्या बन सकता है, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 U I cos थीटा। यानी कि हम इस मोटर के टर्मिनल के ऊपर पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस सूरत में हमारे पास P गिवन है मोटर का, लोड गिवन है 20 MVA, उसके बाद cos थीटा हमारे पास 0.8 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 फार्मूले का है, और आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 12.8। तो ये बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू जो है करंट की, इसके थ्रू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसका एंगल भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि आगे फेजर मल्टीप्लिकेशन है। तो एंगल कुछ इस तरीके से निकाला है कि जाहिर सी बात है, जब आपका ये जो मोटर का टर्मिनल है, जब इस पे वोल्टेज एंगल रेफरेंस 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0.97 है, तो इस सूरत में जो आपका लोड एंगल होगा वही आपका करंट का एंगल बनेगा, क्योंकि लोड एंगल बराबर होता है वोल्टेज माइनस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो लोड एंगल निकलता है cos थीटा, अगर इन्वर्स ले लें आप, cos थीटा हमारे पास है वो 0.8 है, तो 0.8 का इन्वर्स ले लें, cos इन्वर्स, तो आपके पास एंगल 36.9 डिग्री आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लैगिंग करंट है, मतलब लोड लीडिंग करंट है, सॉरी यहाँ पे कौन सा करंट बताया गया यहाँ पे, हाँ लीडिंग करंट है मोटर का, तो दैट्स व्हाई वी पुट इट पॉजिटिव। अच्छा जी, अब हमारे पास जो करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि थीटा बराबर है इसके, तो ये एंगल हमारे पास नेगेटिव में आएगा, तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंगल है वोल्टेज के लिहाज से लीड कर रहा है। सो दिस वे वी हैव अ पॉजिटिव साइन। बात क्लियर है? ओके अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये फारूक अहमद 2 नाम से क्यों आ रहे हैं? सर ये लैपटॉप से पहले से किया हुआ था, वो लाइट नहीं है, बैठ के मोबाइल से करो। ठीक है चलिए, अब हमारे पास क्या है, जब हमने लोड करंट कैलकुलेट कर लिया, जाहिर सी बात है अब इसको हम पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास जाहिर सी बात है पर यूनिट में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो 1128 को डिवाइड कर दें 1312 से, जो कि हमारी बेस वैल्यू है, तो पर यूनिट में करंट हमारे पास आ जाएगा 0.86 एंगल 36.9 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब इस करंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पहले इसको हमने कन्वर्ट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, जी। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दें इस क्वांटिटी को, तो आपके पास 0.69 j की पावर 0.52 पर यूनिट आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जनरेटर के टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास प्री फॉल्ट वोल्टेज है 0.970, ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस 10 टाइम्स है, और हमने करंट को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो जनरेटर के टर्मिनल पे वोल्टेज जा रहे हैं वो तकरीबन 0.918 प्लस j 0.069 पर यूनिट है। उसके बाद अगेन मैंने जो आपको एक अनदर इक्वेशन थी इंटरनल रिएक्टेंस की कैलकुलेट करने की, वो क्या थी, Eg टर्मिनल वोल्टेज प्लस जे XD मतलब इंटरनल रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर, और ये हमारे पास लोड करंट आ जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जनरेटर के टर्मिनल इंटरनल वोल्टेज ऑफ द जनरेटर। ठीक है, अब हम सिंपल मैथमेटिक्स के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी रिएक्टेंस और इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर, वी हैव अ जनरेटर। तो जब यहाँ पे फॉल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास मोटर है, व्हेन वी हैव अ फॉल्ट ओवर हियर 3 फेज जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 2 पाथ जो हैं, 2 पाथ जो हैं वो फॉर्मुलेट हो रहे हैं, एक दिस वन और दैट वन। तो अब इसमें जो हमने कैलकुलेट करना है जनरेटर की तरफ से जो करंट आ रहा है विदाउट लोड, उसको स्टेडी स्टेट लोड करंट को कंसीडर करते हुए, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल ओम्स लॉ से। ये हमारे पास 0.2% है, 0.2 पर यूनिट है, दैट इज 0.1। तो इन दोनों का समेशन कर लें, टोटल इम्पीडेंस बन जाएगी 0.3, तो दिस इज 0.3। और जो इस सोर्स के ऊपर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है दैट वुड बी दिस वन, जो हमने यहाँ से अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 0.814 प्लस j 0.207। तो जनरेटर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है विदाउट कंसीडरिंग द लोड फ्लो रिजल्ट, तो वो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है तकरीबन 0.69 माइनस j 2.71 पर यूनिट। इसको बेस करंट से मल्टीप्लाई कर दें जो कि 1312 है, तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा जो कि वैलिड होता है 905 माइनस j 3550 एम्पियर। ठीक है, सो फॉर मोटर हम सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटर पे हमारे पास सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है अगेन इंटरनल वोल्टेज ऑफ द मोटर। हम स्टेडी स्टेट इक्वेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन है, वी टर्मिनल बराबर है Eg और सॉरी ई मोटर का इंटरनल वोल्टेज प्लस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दिस पे है, दैट वोल्टेज वुड बी हायर बिफोर द फॉल्ट या प्री फॉल्ट कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं, जे XM जो मोटर की इंटरनल रिएक्टेंस है और लोड फ्लो करंट। तो हमारे पास लोड फ्लो करंट भी गिवन है जो तकरीबन 0.69 है, ये वैल्यू अगेन इज
0.2 और यहाँ पे जो ये जो वोल्टेज हमें गिवन है ये वाला, ये कहलाता है प्री फॉल्ट वोल्टेज जो कि 0.97 है। तो इसको सिंपल रीशफल कर लें, तो यानी इन दोनों को माइनस करें, तो इसके ये यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे मिटा हुआ है, बुक में ये सारे आंसर गिवन है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बाय हैंड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपके पास जो मोटर के जो वोल्टेज आ जाएंगे दैट वुड बी इक्वल टू 1.074 minus j 0.138 per unit. So that will be your motor internal voltages at this point. ठीक है, ओके। सेम चीज हम अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका करंट जो मोटर से कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इस तरह से, अगेन सेम डायग्राम देख लें। यहाँ आपके पास मोटर का सोर्स है और ये आपके पास शॉर्ट सर्किट है, तो द करंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। ये वोल्टेज हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.074 माइनस j 0.138 और हमारे पास जो रिएक्टेंस है वो 0.2 है, तो हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट आ जाएगा तकरीबन माइनस 0.69 माइनस j 5.37। ठीक है, और वो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम बेस करंट से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 905 माइनस 70 something 35, let me check। हाँ, ये जो वैल्यू है वो 7050 है एम्पेयर। ओके, तो जब अपने फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना, तो इस फॉल्ट करंट पे दोनों साइड से करंट आ रहा है, तो दोनों का समीशन होगा, दैट इज IG जनरेटर की तरफ से फॉल्ट और करंट और मोटर की तरफ से फॉल्ट करंट, तो इन दोनों का आप सम अप कर दें, ऑलराइट, इन पर यूनिट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -j808। उसके बाद जो बेस वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास करंट की बेस वैल्यू 1312 है, जो टोटल फॉल्ट करंट आ जाएगा वो -j10.6 किलो एम्प्स। ओके, यहां तक बात क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि लेट्स अज्यूम हमें यही फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है, लेकिन यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, जो प्री फॉल्ट वोल्टेज को इस्तेमाल करके करना है। तो थेवेनिन थ्योरम पर आपको मैं बता चुका था कि क्या होना चाहिए कि जिस बस बार के ऊपर आपके पास फॉल्ट आता है उसके ऊपर आपने इक्विवेलेंट थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है एज सीन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस बस के पॉइंट से हमने थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। हमारे पास जो दोनों सोर्सेज हैं वो शॉर्ट सर्किट हम करेंगे, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ इट। हम ये चेक कर सकते हैं इन दोनों की इम्पीडेंस सीरीज में है और जो इसका नेट रिजल्ट है वो इसके पैरेलल में होगा। ठीक है, तो हमारे पास थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट हो जाएगी बाय दिस मेथड। तो वैल्यू क्या है 0.03 मल्टीप्लाई j.2 डिवाइड बाय 0.3 प्लस j.2। तो इसका जो आंसर है पैरेलल थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के बाद आती है 0.12 पर यूनिट। अब हमारे पास प्री फॉल्ट वोल्टेज ऑलरेडी डिफाइन है 0.97 पर यूनिट एंगल 0 डिग्री। तो सिंप्लीफाइड नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0.12 j और यहाँ पे वैल्यू है 0.97 एंगल 0 डिग्री। तो जब इस पे शॉर्ट सर्किट होगा, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा, तो करंट जो है वो लिमिट हो रही है सिर्फ इस इम्पीडेंस थेवेनिन इम्पीडेंस के थ्रू। सो वी कैन गेट द करंट मैग्नीट्यूड ओवर हियर बाय सिंपल यूजिंग ओम्स लॉ। So the voltage divided by the impedance, the amount of current is same as we calculated in previous example. So the answer is minus j8.08 per unit. अब आपने कैलकुलेट करनी है, अगर इसी थेवेनिन इम्पीडेंस से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका ईच ब्रांच में अगर आपने कैलकुलेट करना है कि ईच ब्रांच कितना करंट प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें हम सिंपल करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जो टोटल फॉल्ट करंट है
तो डिनोमिनेटर में टोटल इम्पिडेंस आ जाएगी, यानी कि 0.3 प्लस 0.2 दैट वुड बी 0.5, और जिस ब्रांच की आपने निकालनी है उसके ऑपोजिट, तो जनरेटर की साइड से जो फॉल्ट करंट आ रहा होगा तो इसको नोमिनेटर में आप डाल दें J.2, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड ब्रांच में इसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो आपके पास जो जनरेटर की तरफ से जो करंट आ रहा है वो -J3.23 पर यूनिट है, और यूजिंग द सेम इक्वेशन अगर आप मोटर के साइड से फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है तो आपका वैल्यू आ जाएगी -J4.85 पर यूनिट। तो सेम फार्मूला उसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है इसमें आपने अभी लोड फ्लो करंट को कंसीडर नहीं किया। ये पर यूनिट में क्वांटिटी है, अगर रियल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना तो आप बेस वैल्यू से इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रियल एम्पेयर वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने जनरेटर का कंट्रीब्यूशन देखना है, तो ये फॉल्ट में जो जनरेटर ब्रांच से करंट आ रहा है उसमें आप ऐड करेंगे लोड फ्लो करंट, जो हमने ये बेसिकली तमाम बातें जो हमने लास्ट क्लास में जो डेरिवेशन की थी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो हम इसको ऐड करेंगे और मोटर में आपके पास क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो जो फॉल्ट करंट हमने पर यूनिट में कैलकुलेट किया माइनस द लोड फ्लो करंट, this amount and plus load flow current, and this is the fault current minus the load flow current। तो आपके पास जनरेटर और मोटर का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। So here you can just convert that into actual quantity। जी, बात समझ आ गई? क्वेश्चन सारी ये इंप्लीमेंट की हुई हैं जो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यस सर। इक्वेशन में देखें, ये फॉल्ट करंट्स हैं फ्रॉम जनरेटर एंड मोटर की तरफ से, जो कि बराबर है, ये ब्रांच के बेसिकली आप इसको कह सकते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशन। जो हमने इसको अप्लाई किया था थेवेनिन इम्पीडेंस इक्वेशन को यूज करके। लेकिन अगर आपने जनरेटर की कंट्रीब्यूशन निकालनी है और मोटर की निकालनी है तो उसमें आपको स्टडी स्टेट करंट भी देखना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम स्टडी स्टेट करंट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सिर्फ समझाने के लिए थी आपको किस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं। अगर आप इंटरनल वोल्टेजेस को कंसीडर करके कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास स्टडी स्टेट का जो इफेक्ट है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो उसको सेपरेटली हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। सो यू हैव टू मेथड के, या तो आप इंटरनल वोल्टेजेस कैलकुलेट करें जनरेटर के, या आप थेवेनिन इम्पीडेंस या फॉल्ट प्री फॉल्ट वोल्टेज को यूज करें। जो नॉर्मल प्रैक्टिस में अप्लाई किया जाता है वो प्री फॉल्ट वोल्टेज यानी थेवेनिन थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जनरेटर्स जो होते हैं किसी भी लार्ज पावर प्लांट में वो बहुत ज़्यादा होते हैं और डिस्टेंस होते हैं, तो उनके एक्चुअल ऑपरेटिंग पॉइंट जो इंटरनल वोल्टेजेस होते हैं वो मालूम नहीं होते, और वो फाइंड आउट करना उसकी इंफॉर्मेशन भी बिट डिफिकल्ट होती है। तो इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको इस्तेमाल नहीं करते, उस मेथड को हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, चलें दूसरी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, सेम चीज़ है इसमें, लेकिन दो हम ट्रांसफार्मर्स ऐड करते हैं। तो वी हैव अ जनरेटर which has the power rating of 100 MVA. Then there's a transformer that convert the 13.8 into 138 kV. And then we have a transmission line which has the impedance of 20 ohm. And then we have a transformer 2 which is 100 MVA. It's converting 138 kV to 13.8 kV. And the motor is operating at 100 MVA, मतलब उसकी जो रेटेड पावर है, और उसके जो वोल्टेज है 13.8 kV। यहाँ पे रिएक्टेंस नोट करें, मोटर की जो रिएक्टेंस है वो 0.8 है, ट्रांसफार्मर दोनों की सेम है 0.1, और जो सिंक्रोनस जनरेटर की जो है वो 0.15 है। इसमें हमारे पास सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेट हो रहा है एट रेटेड पावर, यानी कि 100 MVA उसकी ऑपरेटिंग पावर वो फीड कर रहा है। पावर फैक्टर इसका 0.95 है, लैगिंग, और हमारे पास जो वोल्टेज, जो इंटरनल वोल्टेज ऑपरेट हो रहा है वो 5% अबव पे हो रहा है। ठीक है, नहीं मेरे ख्याल से ये बस बार का वोल्टेज है,
तो बस बार पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 5% अबव है रेटेड के, यानी कि अगर पर यूनिट में लिखेंगे तो 1.05 पर यूनिट हम लिखेंगे। हमने कैलकुलेट क्या करना है, पर यूनिट में सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस फॉल्ट करंट, सब ट्रांजिएंट फॉल्ट करंट निकालना है, सब ट्रांजिएंट जनरेटर और मोटर करंट कैलकुलेट करना है, और इसमें हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं प्री फॉल्ट वोल्टेज को, तो थेवेनिन थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। और पार्ट सी में हमने कैलकुलेट करना है सब ट्रांजिएंट जनरेटर और मोटर करंट इंक्लूडिंग प्री फॉल्ट करंट। तो यहाँ पे हमने लोड फ्लो करंट भी कंसिडर करना है, यानी कि दोनों चीजें करनी है, पहले विदाउट प्री फॉल्ट और फिर उसके बाद सी में विद प्री फॉल्ट। तो पर यूनिट में अगर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि ट्रांसफार्मर की जो इम्पिडेंस है उसको हमें रेफर नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें को। तो कुछ इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा कि हमारे पास जनरेटर है, उसकी इंटरनल रिएक्टेंस है, फिर ट्रांसफार्मर की है, फिर ट्रांसमिशन लाइन है, अगेन वी हैव अ ट्रांसफार्मर एंड देन रिएक्टेंस जो मोटर की इंटरनल रिएक्टेंस है दैट इज, और ये मोटर का इंटरनल वोल्टेज है। तो फॉल्ट आपका इस बस के ऊपर अप्लाई हुआ। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो बेस पावर हमने कैलकुलेट की है ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस को, तो बेस पावर हमारी कैसे निकलेगी, 138 किलोवोल्ट डिवाइडेड बाय 100, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 190.44। तो ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस है 20 ओम, इसको हम डिवाइड कर देते हैं इस बेस वैल्यू से, तो पर यूनिट वैल्यू आ जाएगी 0.1050। तो पर यूनिट रिएक्टेंस अगर हमने सॉरी अब हमने थेवेनिन इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने था, जनरेटर की इम्पीडेंस है 0.15, ट्रांसफार्मर की आपके पास 0.1, ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगी 0.1050, और फिर ट्रांसफार्मर अगेन वी हैव 0.1, एंड देन रिएक्टेंस जो है हमारे पास है 0.2 मोटर की। तो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जनरेटर शॉर्ट सर्किट, मोटर शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हमने फॉल्ट की इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है, तो एज सीन फ्रॉम दिस साइड, तो ये तमाम इम्पीडेंस ऐड ऑन हो जाएंगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 0.505, और ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में है, तो इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल थेवेनिन इम्पीडेंस उसकी वैल्यू है 0.11565। ठीक है। प्री फॉल्ट वोल्टेज हमें मालूम था, मैंने आपको बताया 5% से ज़्यादा वो ऑपरेट हो रहा है, जो कि वैल्यू है 1.05। अगेन इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं 0 डिग्री।